हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर, जो एक नया चैप्टर है वो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले ऑलरेडी हमने साइंस 2 का, आपका 10th एसएससी साइंस 2 का पार्ट्स अपलोड कर दिया है। अलग अलग चैप्टर्स हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, वो अब आपके लिए अवेलेबल है। तो वहाँ पे जाने का, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमें सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्थ टॉपिक, दैट इज इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। सो इस टॉपिक में हमें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो उसी से रिलेटेड जो आप ये इमेज देख रहे हैं, इनका नाम है ग्रीटा थनबर्ग। ग्रीटा थनबर्ग, ये जस्ट 17 साल की एक लड़की हैं, जिन्होंने यूएन में अपना एक भाषण, अपना एक स्पीच देके पूरे वर्ल्ड को हिला दिया था इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। इन्होंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत ज़ोर से फटकार लगाई थी कि आप लोग की वजह से हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। इनकी एज जैसे बताई जस्ट 17 ईयर्स है। सो उस इवेंट के बाद ये पूरे वर्ल्ड में एक ब्रांड एम्बेसडर बन गई, एक लड़की जो पूरे इन्वायरमेंट को सेव करना चाहती थी। तो ये एक चेहरा है जो हर एक हर एक जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंसर्न पर्सन है, उनके लिए ये एक, क्या बोल सकते हैं कि रोल मॉडल है, कि इतनी यंग एज में एक लड़की को ये भी पता है कि हमें इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है और इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन है। तो उसी सेंसिटिविटी के साथ मैं ये चैप्टर शुरू करता हूँ, ताकि आप लोग भी सेंसिटिव रहें अपने इन्वायरमेंट के टूवर्ड्स। इनके जो कंट्री से बिलोंग करती है वहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत होती है, तो ये लोग ज़्यादा अवेयर हैं। वहीं पे हमारी कंट्री में हम थोड़े बैकवर्ड हैं। इवन दो अच्छे खासे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमी इंडिया की बहुत पीछे, तो हमको ये मैटर अभी इतने इम्पोर्टेंट लग नहीं रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट दो इसके बारे में बहुत बात कर रही है, दिन रात हम इसी पे परेशान है। गंगा क्लीनिंग का प्रोग्राम हो गया, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब इसी से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। सो इसी सेंसिटिविटी के साथ हम टॉपिक शुरू करते हैं, और मुझे आशा रहे कि आप ध्यान से टॉपिक को अपने अंदर भी लेके आएंगे कि हाँ, हमें भी इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जो टॉपिक का नाम है वो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्या मतलब, इन्वायरमेंट को हम कैसे मैनेज करें, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए मैनेज करें इसे, ताकि ये हमारा सिक्योर्ड रहे इन्वायरमेंट। ठीक है, बेसिकली यही है, अर्थ सरवाइव कर पाए। अर्थ सरवाइव करके अर्थ पे जो स्पीशीज़ हैं, नॉट ओनली ह्यूमन, अदर स्पीशीज़ शुड ऑल्सो सरवाइव। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पे सेकेंड्स में स्पीशीज़ गायब हो रही हैं, जस्ट सेकेंड्स में, बोथ प्लांट और एनिमल्स की, एंड प्लांट्स की स्पीशीज़ गायब हो रही। मतलब क्या, हमें अर्थ पे आगे वो वापस देखने को नहीं मिलने वाली। इतना ख़राब हाल हमारे इन्वायरमेंट का हो चुका है, ऑलरेडी ये हो रहा है, सिर्फ हम जानते नहीं हैं, उस बात की देरी है। अदरवाइज़ जैसे कि आजकल जो वायरस है कोरोना, उसने बहुत न्यूज़ में अपनी जगह बना रखी है। सो एवरीवन इज़ नाउ अवेयर ऑफ कोरोना। हर बच्चे से लेकर बुढ़ा तक ये वायरस के बारे में जानता है। लेकिन इसी तरह से इतना इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट के बारे में हमारे यहाँ नहीं फैला गया है। तो इन्वायरमेंट, इवन इन्वायरमेंटलिस्ट जो पढ़ाई करता है उसे इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं। और इवन साइंटिस्ट और जो भी हेल्थ फिजिक्स हैं, हेल्थ फील्ड में हैं, उन सब का कहना यही है कि ये जो अभी जो ये वायरस जो स्प्रेड हुआ है, उसका एक रीज़न इन्वायरमेंट डैमेज भी है। ठीक है, तो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आपके चैप्टर को इसने जो ऑल आपकी गवर्नमेंट की बुक ने, उसने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, और उसी 5 पार्ट में क्वेश्चन उसी टाइप में आने के चांसेस भी रहते हैं। इसलिए मैं हर एक चैप्टर के शुरुआत में ये एक टॉपिक करवा ही लेता हूँ कि स्टार्ट में हमको चैप्टर पढ़ना कैसे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ज़्यादा कुछ नया नहीं करना होता है। गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन फॉलो कर लें और ध्यान से उसको पढ़ लें, तो हमारे मार्क्स अच्छे से आ सकते हैं। सो इकोसिस्टम का एक रिव्यू करेंगे, जैसे कि आप पुरानी कक्षाओं में या अपने पुराने क्लासेस में जो पढ़े रहेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देन इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बीच में रिलेशन क्या है, ये पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। आज मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में डिफरेंट क्या होता है। देन इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम का रिलेशन पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन के करेंगे। कंजर्वेशन मतलब क्या, बचाना।
इन्वायरमेंट को कैसे बचा कर रखें। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, इन्वायरमेंट को मैनेज करना। ठीक है, दोनों एक ही टर्म लगते हैं, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, लेकिन कंजर्वेशन के लिए मैनेजमेंट जरूरी। जैसे कि पैसे के कंजर्व करने, पैसे को आपको कंजर्व करना है तो आपको पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। सेम उसी तरह से आप दिमाग बिठा सकते हैं कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन करना है तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये मैं देखूंगा टॉपिक में। जनरली ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, ये इन्वायरमेंट के नज़र से बहुत सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे स्पीसीज़ लॉस बहुत तेज़ रेट से हो रहा है, इसलिए जहाँ पे 70% स्पीशीज़ ऑलरेडी गायब हो चुकी है। अब जितनी स्पीड से वो गायब हो रही है उसे नहीं रोका गया तो ये जगह बच नहीं पाएगी। ऐसी जगहों को हॉटस्पॉट बोलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो क्वेश्चंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पहला क्या है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स डिफरेंट कंपोनेंट। तो मैं यहीं से आंसर करते चलता हूँ क्योंकि इससे हमें हेल्प मिलेगा आगे का पार्ट कवर करने में। सो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, ये जनरली एक बायोलॉजिकल प्लेस है, बायोलॉजिकल प्लेस है। ठीक है, जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग, ध्यान से सुनिएगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट इंटरैक्ट करते रहते हैं। इंटरैक्ट करते रहते हैं मतलब क्या, दोनों एक दूसरे से लेना देना चालू रखते हैं, और उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। सिंपल सा डेफिनेशन है ये। लिविंग मतलब क्या, समझिए हम ह्यूमन। नॉन लिविंग मतलब क्या, वाटर समझ लीजिए, जिसके अंदर, अच्छा लिविंग नॉन लिविंग जानते हैं आप लोग, जिसके अंदर लाइफ होती है उसे लिविंग, जिसके अंदर लाइफ नहीं उसे नॉन लिविंग। तो हमारा ह्यूमन एंड वाटर के बीच में रिलेशन रहता है कि हमें प्यास लगती है तो हमें वाटर चाहिए ही रहता है। तो ये पूरा जो हमारी वाटर है और एक जो जो हम ह्यूमन है, इसे क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम। तो हमारे यहाँ पे पानी किसके थ्रू आता है, पाइप्स के थ्रू या बॉटल्स में। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम का पार्ट हो गया, ह्यूमन और कौन, वाटर। ठीक है, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ह्यूमन आर डिफरेंट, अरे विच आर डिफरेंट कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन से होते हैं इसके, बहुत सारे। जनरली तो ए बायोटिक होता है एंड बायोटिक होता है। ए बायोटिक मतलब वही नॉन लिविंग, ए मतलब जिसमें एब्सेंट हो, ठीक है, बायोटिक मतलब लिविंग। ये इसके कंपोनेंट्स है। इसको बाद में एबायोटिक और बायोटिक हम फिर आगे डिवाइड कर सकते हैं, वो देखेंगे हम चैप्टर में आगे। विच आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, ये पूछ रहे हैं हमसे कि कंज्यूमर्स के कितने टाइप है। कंज्यूमर जैसे वर्ड से ही हम लोग को मालूम पड़ रहा है, कंज्यूमर क्या मतलब, जो कंज्यूम करते हैं या जो चीज़ों को खाते हैं। तो ऐसे कितने कंज्यूमर होंगे, एक होगा, आपने देखा हो जो ग्रास खाते हैं तो उनको हर्बीवोर बोलते हैं, जो ग्रासेस खाते हैं। ऐसे जो आपने देखा रहा जो एनिमल्स को भी खाते हैं तो उन्हें कार्निवोर बोलते हैं। फिर देखा रहा कि कार्निवोर वो अगर मरते हैं तो वो फिर सड़ते हैं, तो उनको जो सड़ाते हैं उन्हें बोलते हैं डिकम्पोजर्स। तो आपने कितने टाइप के कंज्यूमर जान लिए। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन, जिसने ग्रास को खाया। तो मैं ग्रास बना देता हूँ ऐसा, ग्रास को कौन खाएगा, बहुत ज़्यादा ग्रास होते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, जो होता है कार्निवोर, कार्निवोर जो मांस खाने वाला रहता है, शेर। ठीक है, लायन। और एक होता है जनरली आजकल यूज़ किया जाता है टर्मिनल और टर्शरी, टर्मिनल और टर्शरी कंज्यूमर, जो इवन एनिमल जो खाते हैं उनको भी खा सकते हैं। लायन प्राइम एग्जांपल इसका। लायन जो दूसरे दूसरे जो हाइनास हैं उनको भी कभी कभी खा जाता है अगर उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी रहेगी। तो हाइनास क्या खाते हैं, वो जनरली डियर्स या हम लोग बफेलो ये सब खाते हैं। हाइनास को भी खा सकता है लायन। तो लायन जो बोलते हैं टर्मिनल कंज्यूमर, सबसे बेस्ट कंज्यूमर होता है। ठीक है, वो हर एक चीज़ खा सकता है सिर्फ ग्रास को छोड़ के। तो हमें याद रखना है। तो कंज्यूमर के हो गए। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर देयर क्लासिफिकेशन, उनकी क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या कि कौन किसको खा रहा है, हु इज़ ईटिंग होम, कौन किस पे डिपेंड है। द विच ट्रॉप, इसको ट्रॉप बोलते हैं, विच ट्रॉप या ट्रॉपिक इज डिपेंडेंट ऑन अनदर ट्रॉपिक, उसके ऊपर। व्हाट मे बी रिलेशनशिप बिटवीन लेक एंड बर्ड्स ऑन द ट्री, तो कोई लेक है, ठीक है, अब बाजू में ट्री है और ट्री में एक बर्ड बैठा है, तो तीन लोग हैं,
तो एक बर्ड है, एक ट्री है, और एक हमारा क्या है, वो लेक है। तो ये तीनों के बीच में रिलेशन है। बर्ड जो है पेड़ के वजह से वहाँ पे बैठा हुआ है, अब पेड़ जो है लेक के पानी की वजह से वहाँ पे, और लेक में जो लाइफ है वो पत्तों के गिरने की वजह से है। ठीक है। इसी तरह से जो बर्ड्स है यहाँ वहाँ से वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के सीड लाके प्लांट्स को ग्रो करती है। प्लांट्स को ग्रो करने से क्या होता है, वाटर और रिच होता है, मिनरल रिच होता है, वाटर बढ़ते जाता है। ठीक है, वाटर प्रोटेक्टेड रहता है, क्लीन रहता है, इसमें फिश आती हैं जो इसको क्लीन करती है। तो इससे पूरा सिस्टम बना हुआ है, इको सिस्टम बना हुआ है। कौन, जैसे कि लेक हमारा अबायोटिक कंपोनेंट जिसमें लाइफ नहीं था, और हमारा ट्री एंड बर्ड बायोटिक कंपोनेंट है। और जहाँ पे भी ए बायोटिक और बायोटिक के बीच में कुछ ना कुछ जो मतलब बोलते हैं ना रिलेशन होता रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऐसी बायोलॉजिकल सिस्टम को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। सिंपल सा है, मैं समझा दूंगा आगे आपको कि इकोसिस्टम कब बोलना है, इन्वायरमेंट कब बोलना है, इकोलॉजी कब बोलना है, ये सब चीज़ मैं आज आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, इसका एक मेरे पास डायग्राम है, तो मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी सरल शब्दों में क्या होता है, फूड चेन मतलब क्या, सीधा सीधा एकदम। फूड वेब जैसे मतलब क्या, जैसा आपने वेब देखा हुआ होगा हमारे इसका स्पाइडर्स का, कि वहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आला जाला जैसे मतलब टेढ़े मेढ़े बहुत सारे ऐसे थ्रेड्स रहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ आपने ऐसा देखा रहेगा स्पाइडर का वेब। तो ये इसी इसी वेब को ध्यान रखिए, फूड वेब भी एक होता है, फूड वेब। तो आपने फूड साइकिल पढ़ा होगा या फूड चेन, जिसके अंदर क्या रहता है, जैसे कि ये ग्रास है, ग्रास को खाता है हमारा, सिंपल सा ले लूँ, समझो बफेलो, बफेलो को खाता है हमारा लायन, या हाइना ले लेता हूँ, हाइना को खाता है लायन। ये एक सिंगल लाइन में ये सब हो गया। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, ये बहुत सारे ग्रासेस हैं हमारे पास। ये ग्रासेस को कौन खाता है, डियर। डियर को कौन खाता है, हाइना। हाइना को कौन खाता है, लायन। लायन को मरने के बाद उसको तोड़ता कौन है, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर मतलब कि उसको सड़ाता है। तो आपने देखे रहेंगे छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं वो लोग, तो बैक्टीरिया हो गए वो। ठीक है। या तो कभी कभी आपने देखा रहेगा कि जो हम लोग बोलते हैं ईगल्स, ये सब भी ये सब को आके खाते रहते हैं। जो मर गए रहते तो उनके बचे हुए पार्ट्स को खाने को आते हैं। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, सीधा सीधा एक लाइन हो गया कि सिंपली डियर को हाइना खाएगा ऐसा। लेकिन क्या होता है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। डियर को खुद लायन भी तो खा सकता है। ठीक है। या डियर को ह्यूमंस भी खाते हैं, आपने देखा रहेगा बहुत जगह पे इनकी हंटिंग की जाती है। इसी तरह से ह्यूमंस का शिकार भी आपने कभी कभी लायन को करते हुए देखा रहेगा, टाइगर्स को करते हुए देखा रहेगा। प्लस टाइगर भी खा सकता है इसको, ऐसे बहुत सारे, पूमा खा सकता है, लेपर्ड खा सकता है। तो ये रियलिटी में ऐसे कॉम्प्लेक्स है। फिर ये ग्रास को बफेलो खा सकता है, बफेलो को अगेन लायन खा सकता है, या मैं सम बोलूँ कि यहाँ पे हाइना खा सकता है। और ये हाइना को समझो यो लायन ने खा लिया, जो हमारा यहाँ का लायन उसने खा लिया। इस तरह से देखो, तो रियलिटी में ऐसे। और बफेलो के अलावा मैं किसी और का भी एग्जांपल ले सकता हूँ कि ये लोग भी खाते रहते हैं, जेबरा हो गए जी। फिर ऐसे ही ट्री रहते हैं, ट्री को भी कौन खाता है, जिराफ खाते हैं। तो जेबरा को समझो इस बार टाइगर ने खाया, और टाइगर को मार डाला किसने, ह्यूमन ने। ह्यूमन को फिर किसने मार दिया, एक लायन ने। तो ऐसे जब कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम रहे, रियल में रियलिटी में ऐसा होता हुआ आपने भी देखा रहेगा कि हाँ, एक सीधा सीधा लाइन, तो ऐसा जैसा मैंने यहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रॉ किया था, ऐसा तो नहीं होता है कि डियर को सिर्फ हाइना ही खाएगा, या डी हाइना सिर्फ डियर ही खाएगा, ऐसा तो नहीं था। हाइना खुद ह्यूमंस को भी खा सकता है, हाइना खुद टाइगर को भी खा सकता है, हाइना खुद बफेलो को भी खा सकता है। तो रियलिटी में क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो जो रियलिटी के नज़दीक है उसे बोला जाता है फूड वेब, और जो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होता है
सिंपल उसे बोला जाता है। और ये बहुत सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल। कॉम्प्लेक्स कौन होता है? फूड वेब। तो पहला कॉम्प्लेक्स रियलिटी और फूड वेब, ये क्या होता है? सिंपल होता है, स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है सिर्फ। एंड थर्ड होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? फूड साइकिल या चेन। सिंपल सी बात है आपको। अब आप जब भी होता है आपके नेचर में कौन फॉलो हो रहा है? वेब फॉलो हो रहा है, यही फॉलो हो रहा है। फूड वेब सिर्फ, फूड चेन हम सिर्फ किसी को पढ़ाने के लिए बताते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? फ़ायदा क्या है फूड वेब के बारे में पढ़ने से? क्यों हमें, अगर हमको पढ़ना है अच्छे से तो फूड, हमें फूड चेन ही पढ़ना चाहिए ना, इजीली बच्चे समझ। दिक्कत क्या होती है? समझो, अगर ये डियर यहाँ पे का हमारा, एक सेकंड कलर चेंज करता हूँ। ये अगर हमारा डियर मर रहा है, इसका पॉपुलेशन बहुत कम हो रहा है। तो इसका पॉपुलेशन कम क्यों हो रहा है? तो हम देखेंगे, तो ये किसके किसके ऊपर डिपेंड है। पहले मैं सिर्फ बायोटिक की बात कर रहा, अब बायोटिक की बात ही नहीं किया कि जैसे कि यहाँ पे वाटर हो गया, ये सब तो अबायोटिक कंपोनेंट है। सिर्फ यहाँ पे बायोटिक की बात किया, लिविंग चीज़ की। तो देखना है कि ये ग्रासेस में कुछ पॉइजन था क्या, ये सब में कुछ पॉइजनस मेटल मिल गया है क्या, कि ये सब हिरन या डियर्स मर रहे हैं, या जो हाइना है उनका नंबर बढ़ गया है, या लायंस का नंबर बढ़ गया है, या टाइगर्स का नंबर बढ़ गया है, या पूमा का नंबर बढ़ गया है, या लेपर्ड का, किसका नंबर बढ़ गया है कि ये डियर इतने कम कैसे होते जा रहे हैं? तो हमें, और हमको पता है डियर क्या है ये। सबसे पहली बात अब मैं क्लियर करके बताता हूँ। डियर किसका पार्ट है? इन्वायरमेंट का। और इन्वायरमेंट में जैसे हमारी फैमिली होती है, हर एक का साथ होना ज़रूरी होता है, सबका एक साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, साथ में होना। इसी तरह इन्वायरमेंट में उसके हर एक स्पीशीज़, उसके हर एक पार्ट का होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं बताता हूँ सिंपल, अगर डियर गायब हो गया, समझो डियर मर गया पूरे, और वहाँ पे सिर्फ डियर ही था, तो क्या होगा? सब लोग धीरे धीरे, डियर के ख़त्म हो चुके हैं तो लोग बफेलो का ज़्यादा शिकार करेंगे, फिर इसी तरह बफेलो ख़त्म हो जाए क्योंकि खाना खाना है, तो बफेलो के नंबर भी कम। तो क्या होगा? एक पूरा का पूरा ट्रॉपिक लेवल गायब हो जाएगा। जो कौन क्या खाते थे? वो सीधा ग्रास खाते थे, ये सब ग्रास ईटर्स थे। अब इसके बाद वो लोग जेबरा के ऊपर गए। कौन? हाइना, टाइगर, लायन, पूमा, लेपर्ड, ये सब हमारे जेबरा की तरफ चले गए। तो ये लोग नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, जेबरा फिर कम पड़ गए, ये भी ख़त्म। इसी तरह से ये ग्रास बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ग्रास ईटर है नहीं, तो पूरे जगह ग्रास और झाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा ज़्यादा पेड़ होते जाएंगे। और लायंस, हाइना, ये लोग तो खाएंगे नहीं कुछ भी चीज़ को। टाइगर, पूमा, फिर हमारा हो गया ये लेपर्ड, ये सब तो ग्रास खाते नहीं हैं। तो ये लोग एक दूसरे को ही खाना शुरू करेंगे, अल्टीमेटली जीतेगा लायन। फिर लायन सबको ख़त्म करके, उसके पास कुछ खाने को फिर कुछ होगा नहीं, फिर ये लायन भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे, और लायन ख़त्म हो गया तो लायन अगर मिट्टी में जा ही नहीं रहा है, तो फिर किसको? हमारे प्लांट्स को नरिशमेंट भी नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि जब लोग मरते हैं, जब जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट, जब तो उसका डिकम्पोज हो जाता है, जब वो जो भी एनिमल था डिकम्पोज होता है, जब टूट जाता है, तो या तो हम जैसे किसी को अगर दफनाते हैं, तो उसका क्या होता है? उसमें बहुत सारा मिनरल्स वो मिट्टी में मिल जाता है, फिर उससे सॉइल क्या होती है? फर्टाइल हो जाती है। और सॉइल के फर्टाइल होने से हमारा प्लांट बहुत तेज़ ग्रो होता है। तो इसी तरह से अगर हमारा लायन, अभी कोई एनिमल बचा ही नहीं है, तो प्लांट्स क्यों ग्रो होंगे? तो प्लांट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। अल्टीमेटली अर्थ का इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो समझे आप कि एक डियर से मैं कितनी सारी चीज़ें लिंक कर सकता हूँ। तो ये आपको बात ध्यान रखना है कि इकोसिस्टम, अगर हम लोग फूड वेब नहीं समझ पाएंगे, तो हम डियर के मरने से पूरे इकोसिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट बढ़ेगा, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है इम्पोर्टेंस हमारे वेब को पढ़ने का। अगर मैं सिंपल सिंपल एक ही चीज़ पढ़ता कि फूड चेन पढ़ूँ, तो एक डियर मर गया तो उससे सिर्फ हाइना मरेगा और एक लायन मरेगा, लेकिन रियलिटी में मैंने दिखाया आपको कि बहुत सारे बफेलो, जेब्रा, बहुत सारे लेपर्ड, और बहुत सारे हाइना और पूमा, ये सब मरेंगे, और खुद हमारे प्लांट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जितना इजीली हो सकता था मैंने आपको ये बात बताने की कोशिश की। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे वही हमने वेब डायग्राम बनाने की कोशिश की है। जैसे कि ये फिश मटेरियल है यहाँ पे,
तो ये फिश को ईट करने वाला बॉय भी हो सकता है, ईगल भी हो सकता है। इसी तरह से हमारा ड्रैगन फ्लाई को ईट करने वाला सैलामेंडर हो सकता है, फ्रॉग खा सकता है उसको। तो बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट उसको खा सकते हैं। तो ये फूड वेब होता है जो मैंने आपको बताया था। रियलिटी में ऐसे ही वर्ल्ड एग्जिस्ट होता है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने बुक से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हमारे चैप्टर में तरफ। इकोसिस्टम रिव्यू। इकोसिस्टम इज फाउंड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ठीक है, ये लिविंग। सिंपल फैक्टर्स, देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर एंड देयर इंटरेक्शन विच, तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेशन बना के रखते हैं, इनके बीच में रिलेशन रहता है। ठीक है, ईच फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम, हर एक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर अबायोटिक ख़त्म हो गया तो बायोटिक अपने आप ख़त्म होगा, और बायोटिक या लिविंग ख़त्म हो तो एबायोटिक ख़त्म हो जाएगी। मैंने बताया था सब आपको ये सब चीज़। ईच फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हर एक फैक्टर बहुत ही, दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर्स लाइक, प्रोड्यूसर मतलब जो बनाता है, तो हमको मालूम है प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। उनको कंज्यूमर नहीं बोला था, उनको प्रोड्यूसर। क्यों प्रोड्यूसर? क्योंकि ये फूड बनाते हैं। फूड कैसे बनाते हैं? ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इसके थ्रू ये अपना फूड बनाते हैं। ये आप बात आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, जिसमें लाइट यूज़ होता है वो सब तो आप वो सब जानते रहेंगे। लाइक प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट। हर्बीवोर, हर्बीवोर मतलब पत्ते खाने वाले, झाड़ी खाने वाले, झाड़ खाने वाले। लाइक डियर, गोट, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल फीडिंग अपॉन द प्रोड्यूसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रीडेटर्स मतलब शिकारी, लाइक लायन, टाइगर, विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवर। अगर घास ज़्यादा हो गई है तो ऐसे कौन बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा नंबर में, डियर ईयर बढ़ जाएंगे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, लायन और टाइगर। और ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अ क्वेश्चन मे अराइज इन आवर माइंड वेदर द कैटरपिलर फाउंड इन नेचर organism present in the filthy places, termites, insects present in dung are really useful। ये क्या यूज़फुल होते हैं? तो पहले ये समझ लेते हैं कि हमने पहले क्या देखा था। सबसे पहले कौन होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। फिर उनके ऊपर कौन होते हैं, मैं यहाँ बनाया था, जो सबसे पहले होते हैं वो कौन होते हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में एग्जाम्पल कौन थे, प्लांट्स। इनको कौन खाते हैं बाद में, जिनको सेकेंडरी कंज्यूमर, कंज्यूम करने वाला ही बोल सकते हैं, लेकिन इनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर। एग्जाम्पल था डियर। फिर इनके बाद कौन आते हैं, कार्निवोर। और इनको प्रीडेटर भी बोला है, इनको प्रे बोलते हैं, शिकार। ये शिकारी, ये शिकार है। ठीक है, तो ये लायन। अब ये सब जब मरते हैं तो इनके ऊपर कौन बैठता है, इनको सबको कौन खाता है, कौन इनको तोड़ता है, इनको गलाता है, इनको सड़ाता है, दैट इज़ डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर वर्ड में ही डीकम्पोज है। इनको पूरी बॉडी को, ये जो रहता है ये पूरा का पूरा तोड़ देता है छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में, और ये जाके ज़मीन में मिल जाते हैं, सॉइल में। ठीक है, तो ये काम रहता है डीकम्पोजर्स का। तो ये देखिए, सो ये जो ख़राब जगहों पर रहने वाले जो होते हैं, टर्माइट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, क्या ये यूज़फुल है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाउएवर दोज ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दो दे आर डर्टी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग आवर इन्वायरमेंट। तो जिसे हम गंदा समझते थे वही हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा था। तो यही हाल है आज का, रियलिटी पूरी वर्ल्ड का यही है कि जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है लोग उसे ही बेकार समझते हैं। कालिदास जैसे थे, उनको एक समय तक लोग बेकार आदमी समझते थे, लेकिन सबसे बड़े पोएट निकले वो। ऐसे ही हमारा जो सबसे फेमस इंसान है पूरी इंडिया उसके बारे में आजकल जानती है, कुछ सच जानते हैं कुछ झूठ जानते हैं, जो था चाणक्य या कौटिल्य। ये एक गुड लुकिंग इंसान नहीं थे, तो इनको पूरी लाइफ ये अपना, इनके बैड लुक की वजह से इनको लोग परेशान करते रहे। इवन इनके पेरेंट्स इनको पसंद नहीं करे। सेम अशोका, द ग्रेट किंग अशोका वॉज नॉट अ गुड लुकिंग पर्सन। सबको लगता हो कि एकदम एकदम हैंडसम इंसान होगा, लेकिन गुड लुकिंग नहीं थे। तो इनका जो पप्पा था वो इन्हें हेट करता था, वो इन्हें कभी राजा बनाना नहीं चाहता था। लेकिन दो इनके अंदर बहुत बड़ी वॉरियरशिप थी, क्वालिटी थी, इसलिए ये किंग बने। तो ऐसा ही याद हमको रखना है कि ये जो हमारे डिकम्पोजर्स है ये फिल्थी प्लेस पे रहते हैं, लेकिन ये दिखते भी डरती जगहों पे, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा है सोसाइटी में।
ठीक है। इट मीन्स जैसे कि कॉकरोच हम सीधा मार देते हैं, ये छोटे, लेकिन ये क्या करते हैं, हम जो खाने का कचरा फेंके रहते हैं ये सब वही खाते हैं। कभी कभी हाँ अच्छी चीज़ें भी खा जाते हैं, क्योंकि उनकी वो इंसेक्ट्स हैं तो वो सब कुछ खा सकते हैं। अदरवाइज वो क्या करते हैं, जो भी उनको लगता है वो खाना चाहिए कचरा वो सब खा जाते हैं। इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दीज फैक्टर्स प्रेजेंट अराउंड अस, हेंस वी शुड केयर फॉर दीज फैक्टर्स। इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये शक्तिमान का डायलॉग है। अब ये टेबल आपको भरना है। तो जैसे कि मैंने इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट बताए थे, एबायोटिक, बायोटिक। इसके अंदर ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद ही अपना खाना खाना बनाने वाले, सो दे देमसेल्फ मेक देयर फूड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे ऑटोट्रॉपिक, और ये क्या हो जाएंगे हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है। फिर प्रोड्यूसर कौन होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक हम लोग जो दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, उन्हें फिर उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि वो कौन कौन से हैं, वो होंगे प्रोड्यूसर, एनिमल एंड डिकम्पोज। नहीं, प्रोड्यूसर से ऑटोट्रॉप है, हाँ तो देखिए लाइन मारा है यहाँ पे। सो जो रहते हैं उन्हें प्रोड्यूसर, जो इनका एग्जांपल है प्लांट्स। ठीक है। अब हमारे जो हेटेरोट्रॉप जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं वो तो हो सकते हैं एनिमल्स या तो डिकम्पोज, जैसे बैक्टीरिया, उनको कोई ना कोई दूसरा चीज़ चाहिए जिसके ऊपर वो लोग फीड करेंगे। सो हमको यहाँ से एग्जाम्पल इनका लिखना होगा, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, इनका नाम सबका आप लिख देना यहाँ पे। अब एनिमल्स कैसे होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ठीक है, मैंने यहाँ आपको बताया प्राइमरी जैसे कि डियर, फिर हाइना, डियर को हाइना कहता है, और फिर लायन। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे होगा फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर, यहाँ पे ऑर्गेनिक, ये आपके लिए छोड़ा है मैंने अभी। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कुछ काम आपको भी देना पड़ेगा वरना आप लोग लेज़ी होते रहेंगे। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या फील होगा। ठीक है, तो देखिए ये कैसे डिवाइड होता है। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब जो नॉन लिविंग है, ये आपको एग्जाम भरने को आ सकता है। बायोटिक मतलब लिविंग वाला। ऐसे दो पार्ट में रहता है इकोसिस्टम, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था ना। इकोसिस्टम क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रिलेशन। सो आप लड़का लड़की समझ सकते हैं इनको कि इनके बीच में रिलेशन, लाइफ और नॉट लाइफ के बीच में। तो नॉट लाइफ वाले को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल, केमिकल। इसको भी दो में, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। फिर इनके आपको एग्जांपल्स लिखने हैं यहाँ पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। फिर जो ये हमारा केमिकल फैक्टर, उसको दो टाइप में बदल सकते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक हमारे सिंपल सा, जब भी आप पढ़ोगे, आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए। ऑर्गेनिक मतलब ये नहीं कि आप जो ऑर्गेनिकली बोलते हैं ना, बिना केमिकल के खेत में से उगा रहे हो, उसे नहीं ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन से बना हुआ, कार्बन से बनी हुई चीज़ें या कंपाउंड बोलते हैं प्योर लैंग्वेज में। जो भी कार्बन से बना होगा उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक, और जिसके जो कार्बन से न बना रहे उसे बोलेंगे इनऑर्गेनिक। जैसे कि हाइड्रोजन देखिए, ऑक्सीजन देखिए, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सब का नाम। प्रोटीन किससे होते हैं, ये चून से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं, ये चो से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। और वहीं पे हमारे लिपिड्स, मेटल्स और CHO से बने होते हैं। ठीक है, तो ये फैटी एसिड्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं हमारे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऑर्गेनिक जब भी बोलें हम हमारी साइंस में, इसका मतलब कार्बन से बने हुए कंपाउंड। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो आपका पूरा टाइम एक एक लाइन को समझाने में ले सकता हूँ यहाँ पे, कि डिकम्पोज़र क्या होता है, ये सब क्या होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। मेरा आपके लिए एक ही एम है कि आपका सिलेबस इंटेलिजेंट तरीके से ख़त्म हो। इंटेलिजेंट मतलब क्या, अब मैं आपको हाइड्रोजन को H2 लिख के ना बताऊँ, ऑक्सीजन को O2 लिख के ऐसे करूँ, फिर यहाँ पे N2 लिखूँ, फिर कैल्शियम को आपको Ca लिख के बताऊँ, आयरन को Fe लिख के, ऐसे अलग अलग लिख के बताऊँगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग, अगर मैं कुछ अगर चीज़ें ज़्यादा डिटेल में ना बताऊँ, जैसे कि अगर मुझे लगता नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए कंप्लेन, सो मतलब थोड़ा बुक पढ़ लेना उसके लिए, या तो आप अलग वीडियो भी देख लेना। अदरवाइज जितनी चीज़ें हो सकती है वो मैं सब आपको ये वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब बताया, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर का मतलब मैंने बताया, जो बहुत रेयर है समझना। ठीक है, तो प्रोड्यूसर का मतलब जितना हो सकता है उतना बताया ये डिकम्पोजर। अदरवाइज कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ तो आप कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये एग्जांपल है कि पैडी फील्ड में अगर कल्टीवेशन किया था तो कैसे कैसे
हमारा फूड वेब तैयार होता है। यहाँ पे वही बात बोली गई है। अब हम चलते हैं हमारे रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम का ये पार्ट। अच्छा, ये पहले मैं पैडी का आप लोग एग्जांपल कंप्लीट कर लेता हूँ। पैडी इज़ कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन वेरियस फील्ड्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया मतलब कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब हमारे तमिलनाडु। पैडी फील्ड्स आर फ्रिक्वेंटली अटैक्ड बाय ग्रासोपर्स। ग्रासोपर्स आप लोग देखें तो सिमिलरली फ्रॉग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट लार्ज नंबर इन मैनी पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स के अंदर यहाँ हमारे फ्रॉग भी होते हैं। दे फीड अपॉन द ग्रासोपर्स, ठीक है। एंड स्नेक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। आपको मालूम पैडी फील्ड्स में होल्स के अंदर पड़े रहते हैं। सो दे फीड अपॉन द फ्रॉग्स। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एम पड़ा हुआ है। तो ये क्या क्या हुआ हमारा, एक सिंपल सा, ये अगर एक ही लाइन बता रहा था, ये फूड चेन है, सिंपल वाला बता रहा है। तो पहले पैडी था, पैडी मतलब राइस। अच्छा, मैं बताने वाला, पैडी मतलब राइस की खेती वाली फील्ड। पैडी को खाता है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक। ये सिंपल सा फूड चेन है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप। अच्छा, हाउ इफ क्वेश्चन पूछा फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑल ऑफ दिस सडन। तो मैंने बताया था, जैसे मैंने डियर का एग्जाम्पल लिखा था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अचानक से डियर का पॉपुलेशन कम हो जाए तो क्या क्या चांस हो सकते हैं। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी फील्ड। पैडी क्रॉप क्या हो जाएगा, पूरा ग्रास ऊपर खा जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ विच कंज्यूमर विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज। कौन डिक्रीज होगा, कौन इंक्रीज होगा। सो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर कौन था, ग्रास ऊपर था, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर कौन था इस केस में, सेकेंडरी कंज्यूमर था हमारा फ्रॉग, और टर्शरी कंज्यूमर था स्नेक, ठीक है। तो अब हमारा कौन कम हो जाएगा अचानक से, सेकेंडरी कंज्यूमर कम हो जाएगा। एंड विच विल इंक्रीज, प्राइमरी कंज्यूमर विल इंक्रीज, जो था ग्रास हॉपर, ठीक है। मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, तब तक देखिए। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन बेस आ सकते हैं कि पैडी क्या है हमारा, पैडी ये प्रोड्यूसर है, और वहीं पे ग्रास हॉपर ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर उसको खाने वाला फ्रॉग है। फ्रॉग क्या है हमारा, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो खाता है किसी और के। और फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। ये क्या हुआ हमारा, टर्शरी कंज्यूमर। ये तीनों क्या हुए फिर, जो दूसरे पे डिपेंड है, इनको क्या बोला था हमने, हेटेरोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप्स बोला था। अब पैडी अपना खाना खुद बना रहा है, हमारा राइस, क्योंकि हम सिर्फ सीड डालते हैं फिर पानी डालते हैं, अपने आप ग्रो हो जाता है। प्रोड्यूसर क्या था, ये ऑटोट्रॉप था। ऑटोट्रॉप और ये दोनों मिलके हमारे बायोटिक कंपोनेंट हैं, किसके, इकोसिस्टम के, ठीक है। तो आपको ये याद रहना चाहिए। हमने यहाँ पे ग्रेट डिटेल में बात कर ली है। तो अगर ये समझिए अचानक से फ्रॉग कम हो गया, ये डिक्लाइन हो गया, तो कौन बढ़ जाएगा। अब ये ग्रास हॉपर को कोई खाने वाला है नहीं, तो सिंपल मतलब सिंपल सिनारियो में ग्रास हॉपर खाने, तो इनका नंबर बन जाएगा, किसका नंबर बढ़ेगा, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर बढ़ेगा। किसका डिक्रीज होगा, हमारा ऑटोट्रॉप्स का डिक्रीज होगा, ठीक है। विच विल इंक्रीज एंड विच विल डिक्लाइन। तो आप यहाँ से व्हाट विल द ओवरऑल इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पे ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, इम्बैलेंस, ठीक है। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, और ये व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द इन्वायरमेंट। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम ग्रेट डिटेल में बात करेंगे इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और इकोलॉजी के बारे में। इसी के साथ हम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अभी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसे अपने दोस्तों में भी आप शेयर करना, ताकि हमारी पहुंच ज़्यादा लोगों तक हो पाए। और जो हमारा एक एम है कि हम जितनी फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं एजुकेशन, उतना हम फ्री में दे पाएँ। तब तक के लिए